आज की बहस है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 370 में कश्मीर किधर है, यानी 370 सीटों के लक्ष्य में कश्मीर की 3 सीटें होंगी या नहीं। प्रधानमंत्री जम्मू तो पिछले दिनों ही गए थे, लेकिन कश्मीर आज पूरे 5 साल बाद पहुंचे। आखिरी बार फरवरी 2019 में गए थे, उसके बाद पुलवामा हो गया और 6 महीने बाद ही 370 हटा दिया गया था। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने शंकराचार्य हिल के दर्शन किए। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 6,500 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। इसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट टूरिज्म से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने 1000 युवाओं को जॉब लेटर दिए, उनसे बात भी की और इसके बाद श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मोदी ने अपने मिशन 370 सीट पर फोकस किया। राज्य से 370 हटाने के फायदे गिनाए। कांग्रेस और महबूबा अब्दुल्ला पर गुमराह करने वाला आरोप लगाया। तीनों को परिवारवादी बताया। मोदी ने पूरे कश्मीर को मोदी परिवार बताते हुए कहा कि जैसे यहाँ की हर झील में कमल ही कमल है, वैसे ही मोदी परिवार पूरे कश्मीर में कमल खिलाने को तैयार है। लद्दाख को यूटी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं। जम्मू की 2 सीटें पहले से बीजेपी के पास है। दोनों पर उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं, लेकिन कश्मीर की 3 सीटें 2024 के बाद 2019 में भी बीजेपी से दूर थी। अब सवाल यह है कि 370 हटाने के बाद से पहली बार हो रहे चुनाव में क्या बीजेपी को इन 3 सीटों में से कुछ मिलेगी? एक तरफ एनसी, पीडीपी और कांग्रेस साथ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास कोई बड़ा साथी नहीं है। हालांकि सियासत में असंभव कुछ भी नहीं होता। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला ने घुमा फिरा कर मोदी की तारीफ कर दी थी। मोदी के मित्र गुलाम नबी आजाद 370 हटाने के खिलाफ है, लेकिन मोदी और उन्हें लेकर सस्पेंस कायम है। हालांकि तीनों विरोधी पार्टियों ने आज की रैली को लेकर दावा किया कि बख्शी स्टेडियम में सब जबरदस्ती की भीड़ है। इनका दावा है कि 370 हटाने से मोदी का मिशन 370 पूरा नहीं होगा। कश्मीर में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। धमकी देकर जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है। चेंज करें चीज को यहाँ पर ठीक हो रहा है और हमें इस चीज की बड़ी बड़ी खुशी है। मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। आज देश के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सब सिचुएशंस नॉर्मल है, तो चुनाव क्यों नहीं कराते विधानसभा के लिए? कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजर है। सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों के हाथ चुनी हुई गवर्नमेंट बनाएं। ये कश्मीरियों के दिल में भी यही है, मैं हूं मोदी का परिवार। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा आता है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रखर वक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। कांग्रेस के प्रखर वक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ है। एनसी की तरफ से थोड़ी देर बाद मुजफ्फर खान साहब जुड़ेंगे। रूही भाटी जी जुड़ी हुई है, लीडर है पीडीपी की। ललित अंबरदार साहब है, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और कई मौकों पर बड़ी तगड़े ढंग से अपनी बात करते हैं। शुरुआत राजपूत जी आपसे करूंगा। एक बार मैं और शुक्ला जी डिस्कस कर रहे थे तो एक बात निकल कर आई थी और हम दोनों की इस बात पर सहमति बनी थी कि क्या बोलना चाहिए ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए ये उससे पहले पता होना चाहिए, ताकि टेलीविजन पर आप किसी तरह की कोई गलती ना करें। प्रेम शुक्ला जी, याद है ना आपको ये बात? जी। तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी, क्या बोल गए जयराम रमेश कि धमकी देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है?
ये रॉन्ग नंबर क्यों डायल करते जयराम रमेश? और उससे पहले बोल दिया दर्शन देने महाकाल मंदिर राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे दर्शन लेने जा रहे हैं, भगवान के सामने हाजिरी लगा रहे हैं, दर्शन देने नहीं जा रहे हैं वो। दीपक भाई कहते हैं ना कि दिल में अगर प्यार नहीं तो मोहब्बत की अदा छोड़ दे, वार करना है तो कर, सीने पे कर, दुश्मनी कर, दगा छोड़ दे। आपको पड़ी है कि लेने और देने में अगर कहीं कोई वाक्यांश में कोई भूल हो जाती है, आप उसको लेकर के चल देते हैं। आपको ये तो लेकर के चलने में, अरे वो कह रहे धमकी देकर लोगों को लाया गया 1 करोड़ पर। अरे सर, अब मेरी बात सुन लीजिए ना। अब आपके साथ सबसे बड़ी समस्या, मेरे को मेरा वक्तव्य देने दीजिए। आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। दीजिए। अगर आप कहो तो मैं अपना वक्तव्य दूं, नहीं तो कहो तो आप मुझे मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं इससे आपको सुना दूंगा कि भाई दीपक चौरसिया जी ने मुझे कहा, ये बोल देना है। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, आप बोलिए, अब आप बोलिए, लाइव है आप। ये बड़ा जी, तो जी बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पर 1-2 शब्द अगर कहीं पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे मोदी जी के हो जाते हैं, वो 600 करोड़ लोगों से वोट ले लेते हैं, वो नारियल का पानी नहीं, नारियल से जूस निकाल करके पी लेते हैं, वो इस तरीके की अगर बातों पर बहस होने लगे तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी की क्या नाम डिबेट आपको कम से कम 200 या 2000 बार करनी पड़ेगी। इस चीज को छोड़िए ना। मसला आ जाता है यहां पर कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी का परिवार सड़क पे लौट रहा होता है, 1-1 करोड़ युवाओं की नौकरियां बाहर से क्या नाम पेपर लीक हो चुका होता है, जिस वक्त आप ये बात करते हैं, सिर्फ अगर कश्मीर की बात कर ले तो मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार है भाई, पूरा कश्मीर क्या पूरा देश परिवार है, प्रधानमंत्री का होना चाहिए। लेकिन 30 सेकंड और ले लीजिए। पंडित, विस्थापित कश्मीरी पंडित चले गए हैं? हाँ, क्या विस्थापित कश्मीरी पंडित अपने घर चले गए? क्या उनकी हत्याएं बंद हो गई? क्या उनकी नौकरियां सुरक्षित हो गई? आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों की बात बता दीजिए। क्या कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया? क्या लद्दाख के ऑटोनोमस काउंसिल के साथ में पूरा न्याय हो गया? आप इधर उधर की बातें न करके भाषण में मत उलझाइए देश को। 10 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी को। आज की डेट में आपको काम बताने पड़ेंगे कि पिछले 10 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को आपने अपने घर वापस भेजा। यह जरूर बताना पड़ेगा। कश्मीर में यह भी बताना पड़ेगा कितने नए रोजगार के साधन आए। कश्मीर में आपको यह भी बताना पड़ेगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई आपने। कश्मीर में आपको यह भी बताना पड़ेगा। आप कहते हैं कि साहब 1.25 करोड़ से ऊपर सैलानी आ गए हैं, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि 90 लाख तो खाली माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थी हैं और 10-15 लाख के आसपास जो अमरनाथ के दर्शनार्थी हैं। बाकी असलियत के जो पर्यटक है, जहां से आय का हिस्सा कश्मीर को मिलता है, वो कहां पर है? ठीक है, बताइए प्रेम शुक्ला। सारी बातों को अगर आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा। जयराम रमेश जी का भाषण क्या है, उसमें एक शब्द गलत हो गया हिंदी इंग्लिश में, यह आपके लिए मुद्दा हो जाता है। प्रेम शुक्ला जी, आप ही के हवाले है वतन साथियों। जी 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 दीपक जी, देखिए संकट ये है कि एक ही बार का गलत नहीं होता, बारंबार होता है। और यह बात जो है इस देश की अदालतों को भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के नेता बार बार अपशब्दों का और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत की अदालतें तो जो है वो कोई कांग्रेस विरोधी नहीं है। निर्वाचन आयोग को भी चेतावनी बार बार जारी करनी पड़ती है कि कृपा करके शब्दों की मर्यादा को बरकरार रखें। आप बारंबार जो है 2014 में चाय वाला हमारे कांग्रेस ऑफिस के बाहर चाय बेचेगा कहते हैं और उसका परिणाम देखते हैं। 2019 में चौकीदार चोर कहकर देखते हैं, उसका परिणाम देखते हैं। पनौती आप कहते हैं, उसका परिणाम देखते हैं। तो अभी अभी जो है कल जो है दरिद्रता, जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ उस घर में दरिद्रता आ जाती है। ये सिर्फ जो है जुबान फिसलने का मामला नहीं है राजपूत साहब, यह जो है फिसलन बहुत बड़ी है और उस फिसलन का कारण जो है वो कांग्रेस को और तमाम विपक्षी दलों को बारंबार भुगतना पड़ रहा है। इस देश की जनता उसका भुगतान उनको कर रही है। अब बात रही कश्मीर की, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जम्मू एवं कश्मीर में बीते 5 वर्षों में हुआ है। आप कृपा करके बता दीजिए 1947 से लेकर कांग्रेस जब भी शासन में रही कितना का निवेश हुआ, कितने रोजगार सृजित हुए, कितने वहाँ एम्स को खुलने की बातें हुई, कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए,
कितने NIC सेंटर्स खुल गए, इसका जरा हिसाब आप भी दे दीजिए। और आप कृपा करके ये बता दीजिए कि अमरनाथ जाने वाले यात्री, उनको पर्यटक नहीं मानेंगे, धार्मिक पर्यटन नहीं है वो, जो वहाँ पर जो खर्च करेंगे वो खर्च नहीं है। अमरनाथ की यात्रा होती थी और वहाँ से धमकियाँ आ जाती थीं, और उसके बाद जो है अमरनाथ यात्रा पर भी आप ही के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो कहते थे कि अमरनाथ यात्रा जो है इसके कारण जो है कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप ही के गठबंधन के साथी भी ये दावा किया करते थे। ठीक है, वैष्णो देवी की यात्रा 90 लाख जो है 2014 पहले क्यों नहीं हो जा रही थी, जरा ये भी आप बता दीजिएगा राजपूत साहब। बताइए राजपूत जी, क्या जवाब है इसका? हाँ प्रेम भाई, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, मैं धन्यवाद दूंगा और साधुवाद भी दूंगा आपको, क्योंकि आपने अच्छे अमरनाथ जी की यात्रा और वैष्णो देवी जी की यात्रा जो पहले भी इतनी ही होती थी, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पॉलिसी में इन दोनों यात्राओं के यात्रियों को टूरिस्ट नहीं माना जाता था। ये पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, आप इस चीज को समझिए। पहले भी इनको टूरिस्ट माना जाता था, जो सैलानी कश्मीर जा रहे हैं, पहलगांव जा रहे हैं, जम्मू आ रहे हैं, कश्मीर आ रहे हैं, पटनी टॉप आ रहे हैं, जो धार्मिक यात्री आ रहे हैं उनको धार्मिक यात्रा की वो थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो पहले से चालू, आगे भी चालू रहेगी। दूसरी बात आपने कही कि 1947 से लेकर के, मुझे मालूम है कि लंबरदार साहब क्या बोलेंगे, लेकिन एक चीज को तो वो भी बताएंगे कि बड़ी ब्राह्मणा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें हमने इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का एग्जम्पशन दिया था 20 सालों के लिए, बड़ी ब्राह्मणा का इंडस्ट्रियल एरिया हम ही लोगों ने डेवलप किया था। वहां की सेव को वहां के पॉलिसी में लाने के लिए ये सब हम लोगों ने काम किए थे। जो काम बचे थे वो आपको करने के लिए दिए थे हम लोगों ने, लेकिन आप लोग उन कामों को न करके आप लोग कश्मीरी ब्राह्मणों को, आपने स्पष्ट कहा था कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जो है हम पहले घर करेंगे, इनकी घर की वापसी करेंगे। 10 साल हो गए, आज तक आपने कितने कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस किया? बल्कि उसके उलट आपके शासनकाल में कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, यह आपको बताना चाहिए। उनकी सुरक्षा आप लोगों ने क्यों नहीं की, यह आपको बताना चाहिए। उनके कैंप्स, जो सुरक्षित कैंप्स थे, उन कैंप से आप निकाल करके उनको जो हॉट जोन है उनमें क्यों भेजना चाहते हैं, यह भी आपको बताना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मैं तू मैं इस मुद्दे पर इसलिए नहीं कर सकता कि बहुत सेंसिटिव इशू है। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितनी नौकरियां दी? हमने तो इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी ब्राह्मणा खोला, आपने कौन सा नया इंडस्ट्रियल एरिया खोला, जरा कृपा करके बता दीजिए। मैं तो नाम, और कहेंगे तो मैं फैक्ट्रियों के नाम भी बता दूंगा, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी बता दूंगा। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, थोड़ा सा रुकिए। लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट, जरा चेक कर लीजिएगा। लाखों करोड़ के, लाखों करोड़ शब्द है, जरा चेक कर लीजिएगा, मेरी चुनौती है। दीपक जी चेक करा लीजिए। ठीक है, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट बताइए हुए कि नहीं हुए पिछले 75 साल में, या कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी? लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट मेरी रिसर्च डेस्क चेक करके मुझे बताएगी। सीधे पे चलता हूं रूही भट्टी जी के पास। रूही भट्टी जी, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, 35 से हटा दिया गया, तो घाटी में कोई तिरंगा थामने वाला नहीं मिलेगा। आज आपने जो देखा, उसके बाद आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती का ये जो बयान था ये काफी चिढ़ाने वाला था? आपको नहीं लगता कि इस बयान को वापस लेना चाहिए पीडीपी को? देखिए, आज की बात अगर हम करेंगे, आज जो भी लोग थे बिल्कुल वो सारे वहाँ पे मुलाजिम थे, उनको फोर्स किया गया। सुबह 3 बजे गाड़ी भेजी गई है कि इनको लाओ। वहाँ पे कोई भी मतलब 2 लाख लोग मुलाजिम है रूही भट्टी जी, सरकार के 2 लाख लोग मुलाजिम है। क्यों नहीं, आप वहाँ पे पूछ लीजिए लोगों से। इतने वीडियो कश्मीर से वायरल हो रहे, वो बोल रहे कि हम मुलाजिम हैं इसलिए आ गए, हमें बोले जरूरी आना है। सुबह के 3 बजे उनको घरों से उठाया गया है। वीडियो वायरल हो रहे कि वो बोल रहे हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमें पता नहीं क्यों लाया गया यहाँ पे। अगर वहाँ पे ये बोल रहे युवा है, कश्मीरी लोग कहाँ है? आम लोग तो वहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, सब मुंह छुपा के जा रहे हैं। जैसे कोविड में अच्छा, दिखाइए कौन मुंह छुपा के जा रहा है, जरा दिखाइए रूही भट्टी जी। 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें दिखाइए, जो लोग चल के जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, उनकी तस्वीर चलेगी। बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। कौन सी तस्वीरें आप दिखा रहे हो? उनके जो बीजेपी के वर्कर है, उनका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख बीजेपी के वर्कर है वहाँ पे, 2000 बीजेपी अभी आप बोल रही थी 2 लाख मुलाजिम है, जो वहाँ पे लोग थे रैली में। अभी तो आप बोल रही थी 2 लाख मुलाजिम है। मुझे बोलने दीजिए, मेरे टोरे है तो मुझे बोलने दीजिए। वो सारे गवर्नमेंट मुलाजिम थे, उनको झूठ बुला के लाया गया है, उनको जासे में ला के बुलाया गया है कि नहीं आप आ जाओ, अगर आप नहीं आए तो आपके साथ ये किया जाएगा, आप नहीं आए तो आपके साथ वो किया जाएगा। क्यों आवाम को बेवकूफ बना रहे, पूरे भारत को बेवकूफ बना रहे हो आप?
ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के लोग नहीं थे, वो सारे मुलाजिम अपनी नौकरी बचाने के लिए आए थे वहां पे। सुबह सुबह 3 बजे अंधेरे में ये देखिए लोग आ रहे हैं, किसी ने मुंह नहीं छुपाया हुआ है, ढोल नगाड़े भी बजा रहे हैं। ये कहाँ मुंह छुपाएंगे, ये मुंह छुपाने के लायक है ही नहीं, इनका मुंह ही नहीं है, ये कौन से मुंह छुपाएंगे जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, ये मुंह छुपाने के लायक है नहीं है। जो बेचारे आम लोग थे जिनको दिखाना था उनको क्यों नहीं दिखाया, वो आम लोग थे, वो मुलाजिम थे, वो खुद मुंह छुपा रहे थे। मैं वीडियो दिखाऊं, ये तो आप उनके बीजेपी वालों की वीडियो दिखा रहे हो, मैं आम लोगों की वीडियो दिखाऊं, वो दिखाओ आप। अरे ये मेरे रिपोर्टर ने शूट करके भेजी, वो दिखा रहा हूँ। चलिए रुई भट्टी जी, ललित जी आपकी बात पे क्या कहते हैं? ललित जी, ये मुलाजिम थे, 2 लाख मुलाजिम थे या बीजेपी का वर्कर? बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, मुझे समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरा वक्तव्य, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, एक भारतीय ओवरऑल इंडियन पैन इंडिया की तरफ से होगा, एक भारतीय होने के नाते से दूंगा, और दूसरा एक कश्मीरी हिंदू होने के नाते से। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे चांस देंगे। देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि 2 लाख लोग जो है कि किराए पे, यही कहने का मतलब है ना, जबरदस्ती लाया गया। ये जो पीडीपी और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर की, जो श्रीनगर की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, लास्ट 2019 में जो वोट पड़े थे ना, फारूक अब्दुल्ला ने वो सीट जीती थी, उनको पड़े थे 1 लाख वोट, ठीक है, और पीडीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको पड़े थे 30,000 लोग। कैन यू इमेजिन, एक श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% वोट देके वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, और न्यूज बना दी थी कश्मीर के लोगों, न्यूज़पेपर्स ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कि फारूक अब्दुल्ला ने 70,000 वोटों से एक सीट जीत ली वहां पे। 70,000 ये थे, क्योंकि 30,000 पीडीपी को मिले थे और 1 लाख फारूक अब्दुल्ला। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन, ये इनकी फॉलोइंग है। ये अगर ये बोलना शुरू करते हैं, बंद कर देना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला 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 ला, 10 आदमी नहीं आएंगे इनके पास। इनकी जो वहां की जो पहुंच है, सुनिए मैं बोलता हूं आपको, आपका जो सुनिए, पीडीपी का जो पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सर, चुप रहिए सर, मैं बोलूंगा, मैं बोलूं सर, पीडीपी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना सर, उसको सेल्फ रूल बोलते हैं। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर। इनकी चलती 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो हिंदुस्तान और कश्मीर का झंडा होता था, वह पाकिस्तान का भी झंडा लगना चाहिए, क्योंकि इनका रिश्ता पाकिस्तान से क्या है, ला ला ला। इनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अभी बारामूला लोकसभा सीट का जो मेंबर है लोकसभा के अंदर, उसने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर जाके आप जैसे पत्रकारों ने पूछा क्यों बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। और कांग्रेस की अभी जो जीत हो रही थी वहां पर कर्नाटक में, वहां पर भी पाकिस्तान के नारे लगे। और पाकिस्तान जो कर्नाटक में जो कांग्रेस का जो मुखिया है, वो कहता है कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा तो पड़ोसी है। ये है इनकी नीति। और कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था कश्मीर के, बड़े कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि कश्मीरी पंटू के बारे में मगरमच्छ के आंसू बरसा रहे हैं। जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री था गुलाम नबी आजाद, उसकी देख रेख में कश्मीरी हिंदू का जो बुच्चर है, बिट्टा कराटे बोलते हैं उसको छोड़ दिया गया था। और मानते हैं जज का क्या ऑब्जर्वेशन थी, हमको मालूम है कि शख्स के अगेंस्ट बहुत कठोर इसके एलिगेशन थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने केस नहीं लड़ा। सीधे मुजफ्फर खान साहब के पास जाऊंगा। अकबर साहब रुक जाइए, आपने काफी वक्त ले लिया, 90 सेकंड से काफी ज्यादा। रुई भट्टी जी कुछ बोलना चाहती है, रुई जी क्विकली बोलिए। जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के बीजेपी, मुझे बोलने दीजिए, ललित जी बोलने दीजिए रुई भट्टी जी को, ललित जी बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर कर दीजिएगा। रुई भट्टी जी बोलिए। आपने खेद नहीं जताया, आपने खेद नहीं जताया तिरंगा नहीं उठाएंगे वाले बयान पर। खेद जताइए रुई भट्टी जी, आज खेद जताइए कि महबूबा मुफ्ती ने गलत बोला। आज तिरंगे उठाए जा रहे हैं और इस रैली में लोगों ने उठाए। मुझे बात करने दीजिए। जो नमदार साहब अभी कह रहे हैं ना, बड़ा भाषण दे रहे हैं मुसलमान को लेके, जो बड़ा भाषण दे रहे हैं ना मुसलमान, इनको भी बोल दो, गूंजेगा तुम्हारा नाम ललित अंबारदार। याद करे, रखो अपनी महबूबा को पता, नाम याद है, आप नाम याद रखिए, ललित अंबारदार। रखने की लायक है नहीं, आपका नाम जरूरी नहीं है कि हम नाम याद रखें। नाम बदल लीजिए। आप इतने काबिल हो भी नहीं कि मेरे जुबान से आपका नाम आ जाए। आप इतने काबिल हो भी नहीं, आप इतने काबिल हो भी नहीं कि मेरे जुबान से आपका नाम आएगा। आप उसके लायक हो ही नहीं। झगड़े ना भाई, झगड़े ना। अरे सर स्कूल फाइट नहीं चल रही है, स्कूल फाइट नहीं चल रही है। आप एक इंटरनेशनल चैनल में बैठे हुए हैं, प्लीज स्कूल फाइट नहीं चल रही है यहाँ पे। मैं आगे चला जाऊंगा। रुई भट्टी जी अपनी बात कहिए और पहले जताइए, खेद जताइए। महबूबा मुफ्ती ने जो तिरंगा न उठाने की बात कही थी, उस पर खेद जताइए पहले।
कि गलत कहा था महबूबा मुफ्ती ने, आज घाटी में तिरंगे लहरा रहे थे। आपकी बात पे पहुंचूंगी, आपको सवाल का जवाब दूंगी, पहले इनको जवाब दूंगी। जो ये बार बार मुसलमानों को लेके आ रहे हैं ना कि वहां पे फलानी ने ये किया था तो उनको कांग्रेस ने बख्श दिया है, ये मुझे बता दीजिए जो उस टाइम में पत्थर मार रहे थे ना, गन चला रहे थे ना, गोलियां जिन्होंने मारे ना, वो आज सब बीजेपी में है। क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जो भी उसमें जाएगा तो वो बिल्कुल क्लीन चिट निकलता है, वो पत्थरबाज बिल्कुल साफ निकलता है? बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है कि वहां पे डालने के बाद बिल्कुल गोल गोल चक्कर करने के बाद साफ निकलता है वो लोग? बीजेपी में सारे जो लोग पत्थरबाज हैं वो तो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, आदमी से पैसे लेते हैं, खुद वैसे ही है किराए के टट्टू, किराए के टट्टू आप लोग। अच्छा एक मिनट ललित जी रुक जाइए। रुई भट्टी जी मैं आगे बढ़ जाऊंगा आपके पास। आप सबसे पहले खेत जताइए जो महबूबा मुफ्ती ने कहा था उसके ऊपर। आज हर आदमी कश्मीर में तिरंगा उठाने को तैयार है। बोलिए महबूबा ने गलत बोला था, खेत जताइए आपके अध्यक्ष के बयान पर कि कश्मीर में धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 से पहले किसका तिरंगा हम उठाते थे? चाइना का तिरंगा उठाते थे, पाकिस्तान का तिरंगा उठाते थे। अरे तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा तो अब तिरंगे क्यों उठ रहे हैं? रुई भट्टी बताइए। आज के टाइम पे तिरंगे के साथ जब तक बीजेपी का झंडा नहीं होगा तब तक किसी को देशभक्त नहीं मानते हैं। जब तक एक हाथ में देश का तिरंगा होगा दूसरे हाथ में बीजेपी का तिरंगा नहीं होगा ना, किसी को देशभक्त नहीं मानते हैं। इनके सामने ठीक है ललित अंबरदार, एक क्विक जवाब, मैं फिर पॉलिटिकल बहस पे वापस जाऊंगा। एक क्विक जवाब ललित अंबरदार। क्योंकि इनका पाकिस्तान से रिश्ता क्या लाई लड़ा का। सुनिए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मैं कह रहा हूं आपको आपकी देखरेख में कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ था, आपकी देख रहे तो आप तो प्लीज 370 आपने लगाया था। 370 की वजह से कश्मीर के अंदर 70 साल से छोटा मोटा पाकिस्तान फल रहा था, जिसकी वजह से कश्मीर जहाज बना और कश्मीर जहाज के सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू, उनका नरसंहार हुआ। रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। वो मेरी शिकायत है नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा चाहता हूं कि अगले 100 साल नरेंद्र मोदी की इस राष्ट्र को जरूरत है। लेकिन मुझे खेद है कि आज उन्हें कश्मीर में बैठ के उनके भाषण में अनुपस्थिति है कि कश्मीर हिंदू का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने उनके नरसंहार का जिक्र नहीं किया। पूरा समुदाय टूटा हुआ सर। हम नरेंद्र मोदी को मैं कह रहा हूं ना कि 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने किया वो ऐतिहासिक था, वो सनातनी सोच का इजहार था, वो बहुत जरूरी था। लेकिन क्या आप कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को जाने देंगे? क्या उन रेपिस्ट और मर्डर्स को सजा नहीं होनी चाहिए? क्या अभी भी कह रहा हूं आपको, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो वहां पे एम्प्लॉइज है, कश्मीर जहाज लाइव है, उनके नाम और टेलीफोन के साथ थ्रेट लेटर्स इश्यू हो जाते हैं, उनके फोटोग्राफ डीपीज के साथ थ्रेट इश्यू हो जाते हैं, उनकी जान खतरे में है, ये मानता हूं मैं, क्योंकि कश्मीर जहाज एक इवॉल्व हो गया है। आपने 70 साल की बीमारी को 2 साल में खत्म नहीं कर सकते सर। जहाज की जंगे अफगानिस्तान में 10 साल रूसी रहे, 20 साल अमेरिकन रहे, 30 साल के बाद काबुल आज वही हालत में जहां 40 साल पहले था। तो कश्मीर जहाज भी उसी गजवा इनकी लड़ाई का हिस्सा है, जिसका बार बार आपको देवबंद याद दिलाता है। कश्मीर उनके लिए एक हैंगिंग फ्रूट था, तो प्लीज उसको नजरअंदाज मत कीजिए। ठीक है ललित जी रुक जाइए। अब एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखा रहा हूं, फिर बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मुजफ्फर खान साहब बचे हुए हैं, रुई भट्टी जी हैं मेरे साथ। बख्शी स्टेडियम में मुजफ्फर हुसैन बेग पत्नी के साथ पहुंचे। बेग साहब पीडीपी के फाउंडर रहे हैं, 2019 में महबूबा मुफ्ती से अलग हो गए थे। आजकल चर्चे हैं कि बीजेपी के करीब हैं। 2014 में बारामूला से लोकसभा चुनाव जीते थे और 2019 में ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली। अगर बेग साहब का साथ बीजेपी ने दे दिया और गुलाम नबी आजाद भी नरम रहे तो बारामूला में क्या होगा? ऐसी ही तो नहीं खेलेगा कश्मीर में कमल। तो बेग साहब बैठे हुए हैं। खान साहब क्या कहेंगे इस राजनीति को देखकर? अब रुई भट्टी जी तो कह देंगे तो हमारी पार्टी से 2019 में अलग हो गए हैं। अब मुझे बताइए, ये तो आप ही के पार्टी का काडर है, वो थोड़ा थोड़ा बीजेपी में शामिल होता जाएगा। देखिए बेग साहब को मुजफ्फर खान साहब सवाल है। देखें, बेग साहब के बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं रहे हैं। वो पीडीपी का हिस्सा रहे हैं और 10-15 दिन पहले उन्होंने कहा मैं पीडीपी से निकला ही नहीं हूँ। और उसके बाद फिर जब मोदी साहब जम्मू में आए तो जम्मू में वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा नहीं मैं तो पीडीपी में हूँ ही नहीं। तो अब शायद वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल जो मुद्दे की बात है कि आज मुल्क के प्रधानमंत्री कश्मीर आए थे और उन्होंने वहाँ भाषण दिया, लेकिन मायूसी हुई। मायूसी इसलिए हुई कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी आवाम थी
वो ये तवक्को करती थी कि मुल्क के जब प्रधानमंत्री किसी जगह जाएंगे तो वो किसी बहुत बड़े ऐलान का इंतज़ार करती है, वो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, तो हम तवक्को करते थे कि भाई यहाँ एम्प्लॉयमेंट का कोई पैकेज मिलेगा और रियासत जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगी, जो सबसे बड़ी उम्मीद थी। क्योंकि 370 की उम्मीद तो इनसे हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का पिछले 70 साल में एक ही जो स्लोगन रहा है कि भाई 370 हटाना है। 371 नहीं हटाने हैं जितनी भी जगह हैं, लेकिन 370 क्योंकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में था, तो मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ के जम्मू के लोगों को भी और कश्मीर के लोगों को भी बहुत उम्मीद थी कि आज पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री साहब कश्मीर में तशरीफ़ ला रहे हैं और आज वो स्टेज से ये ऐलान करेंगे कि हम आपको रियासत वापस करके जा रहा हूँ मैं। तो वो उससे मायूसी हुई लोगों को, और जितने भी ऐलान हुए हैं वो पुराने प्रोजेक्ट जो हैं उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा फ़र्क पड़ा है। कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं मिला। जो लोग कश्मीरी पंडित लोग जो बेचारे उस वक्त माइग्रेट हुए, उनको उनकी वापसी का ऐलान तक नहीं, उनका नाम तक नहीं लिया गया। बड़े याद आ रही है आपको कश्मीरी पंडितों की। कोई ठोस कदम आप ही की पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहाँ चले गए थे? हमको कब नहीं हुआ था, लंदन क्यों भाग गए थे? बताइए ना मुजफ्फर खान साहब, लंदन क्यों भाग गए थे? मुख्यमंत्री गवर्नमेंट किसकी थी? छोड़ गए थे। आप क्यों लोगों को झूठ बोलते हो? 6 साल जम्मू कश्मीर आप लोगों को क्यों झूठ बोलते हो यार नेशनल चैनल पे बैठ के? उस वक्त गवर्नर का राज था 89 में। मेरे भाई उसी जम्मू कश्मीर उन्हीं की पार्टी का आदमी था, बीजेपी का, और बीजेपी सपोर्टेड पार्टी थी। बताइए, गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी। अपने लोगों को छोड़ के लंदन। यार इस बंदे को बंद करो, इसको पैसे दे के भेज देते हो आप चैनल पे। पहले बात करने तो मुझे गंजू का कत्ल कब हुआ था? कि मुझे बुलाया क्यों आपने? 2 मिनट दिए और उसमें आपने बीच में ये छेड़ दिया इसको शोर करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला की मुख उसकी नाक। फारूक अब्दुल्ला नहीं था उस वक्त, जगमोहन था। झूठ क्यों बोलते हो आप? झूठ बोलते हो आप जो है ना और आपकी वजह से आप जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब एक राज्य से भाग गए, मुख्यमंत्री का पद छोड़ के। क्या सच नहीं है? 1 मिनट लंबरदार साहब, 1 मिनट लंबरदार साहब, 1 मिनट लंबरदार साहब, मुजफ्फर खान साहब, क्या ये सच नहीं है कि अपने कश्मीरी पंडितों को छोड़ के आप ऐसा किया करें? इस अलंबरदार को बैठा दिया करो, अपने बच्चे छोड़ के लंदन भाग गए थे, उसी रात भाग गए थे, उसी रात भाग गए थे, उसी रात भाग गए थे फारूक साहब। गवर्नमेंट डिसमिस की थी, जो छोड़ के भागे थे, गवर्नमेंट डिसमिस की जो छोड़ के भागे थे, छोड़ के, क्योंकि जगमोहन के उन्होंने पहले कहा था कि जगमोहन यहां मत लाओ, इससे तबाही होगी, और वही बात हुई। प्रेम शुक्ला साहब ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। प्रेम शुक्ला साहब बताइए, कौन था कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार? देखिए, जिस तरह मुजफ्फर खान ने बंदर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है को पैनलिस्ट के लिए, वो अत्यंत निंदनीय है। और उस वक्त जिस तरह से मुजफ्फर खान गालियां बक रहे हैं उस वक्त, और ललित अंबरदार को लगातार जिस तरह से पहले रूही भट्टी ने बकवास कर रहे हो और उसके बाद मुजफ्फर खान क्या बकवास कर रहे हैं ये बंदा? देखिए इनके गालियां, किसने गालियां बकी है? शांत कीजिए। किसने गालियां बकी हैं आपको? कहां से झूठ बोलते हो आप? नेशनल चैनल पे बैठ कर ना इस किस्म का खिंजीर कह दूं अच्छा लगेगा? यहां खिंजीर कह दूं अच्छा लगेगा? मैं आपको खिंजीर कह दूं अच्छा लगेगा? आपको कब कहा? आप उनको बंदर कह रहे हैं, क्या तरीका है? आपको मैंने कब ये कहा? आपने उनको बंदर कहा ना ललित अंबरदार को? कैसे लोगों को बैठा देते हो? ललित अंबरदार को कहा ना बंदर? मुझे समझ नहीं आती है। कहां से पकड़ के लाए हो इस खिंजीर को? क्यों शोर करता है बीच में जब मैं बोलता हूं? ये क्या दीपक जी, क्या रेक रहे हैं? अच्छा, दोनों वरिष्ठ प्लीज मुजफ्फर खान साहब, प्रेम शुक्ला जी को अपनी बात कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है? मैंने ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अब कुत्ता बिल्ली गधा इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा क्या? लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। बंदर कह रहे हैं उनको, कुत्ता बिल्ली आपने बंदर कहा इस्तेमाल किया। झूठ क्यों बोलते हो आप? इस बंदर को क्यों बैठाया? मैंने नहीं बंदर कहा। झूठा तू है, क्यों बकवास बात कर रहा है? अरे प्लीज आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्लीज भाषा की मर्यादा बकवास कर कहा था वो शब्द खान साहब, आपने जिहादियों के शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। किस बेवकूफ को बैठा देते हो यार आप? अब कैसे बेवकूफ लोगों को आप इस बेवकूफ को, इस बदअक्ल को, बददिमाग को, क्या झूठ बोल रहे हो? बदतमीज को, बदजर्फ को, बदतमीज आदमी है कोई यार, इसको हटाओ यहाँ से। ये किस बदतमीज को बैठा के रखा आपने? मुजफ्फर खान साहब आप थोड़े ठंडे होइए, मुजफ्फर खान साहब ठंडे होइए, थोड़े ठंडे होइए। मैंने जो लफ्ज बोले नहीं वो कहता है इसने बोले, इसने सुने, इसका कान आवाज कर रहा है। भाई
किस झूठे आदमी को बैठाया आपने? अरे चुप, सारे नेशन को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हो। एक मिनट प्लीज, प्रेम भाई प्लीज, प्रेम भाई प्लीज, प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बहस में बने रहिए। और प्रेम शुक्ला जी अब प्लीज अब व्यक्तिगत में ना जाइए, जो नुक्ताचीनी नोकझोंक होनी थी हो गई, दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। प्रेम शुक्ला जी वो लगातार गालियां बक रहा है, वो आप कर ले, आप अकेले दिखा रहा है कि किस तरह से जो है किस तरह की कुसंस्कृति के उत्पाद हैं, ये बता रहे हैं मित्रवर्य। देखिए मुद्दे की बात यह है, कौन नहीं जानता कि जम्मू एवं कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस तीनों की भूमिका रही है। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू एवं कश्मीर की स्थितियां बिगड़ी। शेख अब्दुल्ला पर भरोसा करने के कारण स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू पछताए और शेख अब्दुल्ला को 1964 में रिहाई के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल आया, फिर शेख अब्दुल्ला को जेल ठूसा गया, फिर शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया, फिर फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनाई गई, फिर फारूक अब्दुल्ला को हटाया गया, फिर फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में ही भाई जगमोहन को सबसे पहले किसने भेजा वहाँ? जगमोहन किसके ज़माने में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे दिल्ली के? जगमोहन को पद्मश्री किसके ज़माने में दिया गया था? ये सारी बातें हर कोई जानता है भली भांति। और फारूक अब्दुल्ला, जो आपने मूल सवाल उनसे पूछा कि जब जम्मू एवं कश्मीर को सबसे अधिक आवश्यकता थी तब फारूक अब्दुल्ला सपरिवार लंदन भाग गए थे। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र करके जम्मू एवं कश्मीर में अशांति फैलाने का काम, ये मेरा आरोप नहीं है, ये रीजेंट थे डॉक्टर करण सिंह, उनकी रिपोर्ट थी, जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी गई थी। ये इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी गई थी, जम्मू एवं कश्मीर में धर साहब ने दी थी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। और जम्मू एवं कश्मीर के मसले को जानने वाले हर कोई इस बात से भली भांति वाकिफ हैं। तो पीडीपी की भी इसी तरह की स्थिति रही है और गुपकार अलायंस में आज भी जो दल शामिल हैं उनकी हरकतें हर कोई जानता है क्यों क्या हरकतें करते रहे हैं। और अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद जिस लाल चौक पर आप लंबे समय तक पत्रकार रहे दीपक भाई, इसी जो है लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहराना जो है वो बिना भयंकर सुरक्षा व्यवस्था के संभव नहीं था। आज वहां पर जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है, जहां तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था वहां जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है। जो लोग कहते थे कोई कंधा नहीं बचेगा जहां तिरंगा फहराएगा, आज चप्पे चप्पे पर तिरंगा फहराता है। डल झील में तिरंगा जो है पूरे गर्व के साथ फहराता है। ये स्थितियां बदली नहीं बदली हैं। आतंकवादी घटनाओं में जो है 80 से 90% कमी आई है कि नहीं आई है? सुरक्षा बलों की मौतों में कमी आई है कि नहीं आई है? अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद आपने आईसिस के झंडे देखे हैं क्या? आपने पथराव देखा है क्या? नहीं तो हर जुमे की नमाज के बाद पत्थर फेंके जाने की घटनाएं होती थी कि नहीं होती थी? हम ये नहीं कह रहे कि जम्मू एवं कश्मीर में अब कुछ किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ही नहीं। समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ है, लेकिन समस्या का खासा समाधान हो गया है और पूरा समाधान होकर ही हम शांत बैठेंगे। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जब राहुल जी गए थे तो राहुल और प्रियंका जी वहां बर्फ के गोले से खेल रहे थे कश्मीर में। ये तो मतलब मतलब काफी आश्चर्यजनक चीज थी कि एक आदमी आए, वो भी राजनेता है, वो भी राष्ट्रीय स्तर का राजनेता, और वहां बिना सिक्योरिटी के या इतनी आसानी से वो वहां पर विचरण कर सके या वहां सैर सपाटा कर सके। दूसरी बात, लाल किले पर रोजाना तिरंगा फहर रहा है, भारत का झंडा की लाइटिंग लाल किले पर रोज रात में होती है। तो इसका क्रेडिट दे दीजिए ना मोदी जी को, थोड़ा सा दे दीजिए। बोले 1% देंगे पर ले लीजिए क्रेडिट। सुरेंद्र भाई, ज्यादा नहीं, 1% क्रेडिट ही दे दीजिए। आप जैसे जब वकील होंगे तो 1% के भी 100% बना लो, कौन रोक रहा है भाई? कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इन दिनों मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। बात मन की कहिए या वतन की, पर जब भी झूठ बोलिए आवाज भारी रखिए। आपको क्रेडिट जितना लेना है ले लीजिए दीपक भाई, हम कहां रोक रहे हैं, खूब दे दीजिए। हमारी तरफ 1000% का क्रेडिट लिख लीजिए, कहीं दस्तखत करके हम भेज देंगे। आपने लाल चौक की बात करी तो मैं आपको याद दिला देता हूं, आप तो क्या नाम इतिहास के भी और पत्रकारिता के तो बहुत बड़े विद्यार्थी रहे थे। जवाहरलाल जी जब वहां पर गए थे, लाखों की भीड़ वहां पर लाल चौक में,
अब बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के जवाहरलाल जी घूम रहे थे वहां पर, और उन्होंने सभाओं को भी, एक नहीं 20 बार की बात मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर देखिए, फिर से मैं कहता हूं कि भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कश्मीर गैर कश्मीरी, इन सब मुद्दों को छोड़िए। प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 3-4 मुद्दे असलियत के हैं कश्मीर के, उन मुद्दों पर बात करिए। आप अगर ये कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आप जैसे पत्रकार से अच्छा नहीं लगता कि वो भाग गए थे। फारूक अब्दुल्ला साहब को होम मिनिस्ट्री की गाइडेंस थी, ये मैं बता दूं आपसे, होम मिनिस्ट्री की गाइडेंस थी कि सुरक्षा को खतरा है, आप हटिए यहां से। और ये बातें बहुत सी जब उसमें नहीं जाती हैं, इस तरीके की भाषा का किसी बड़े नेता के लिए इस्तेमाल दीपक भाई अच्छा नहीं है। चलिए रूही भट्टी के पास चलता हूं। लगता है सुरेंद्र भाई का टेलीफोन कनेक्शन कट गया है, तो सुनाई नहीं पड़ रहा है उनको। रूही भट्टी जी बताइए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। महबूबा जी खेद जताएंगी कि कश्मीर में झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। नहीं दिया आपने रूही भट्टी जी? दे दिया जवाब। तो फिर से बोल दीजिए एक बार। क्यों फिर से क्यों बोल देंगे? एक सवाल का एक ही पर जवाब लिखते चाहे। मतलब तिरंगे से इतनी नफरत आपको? किससे नहीं, हमें तो किसी से नफरत नहीं। हमने कब बोला है? आप क्यों अपनी जुबान अपने हमारे मुंह में डालो? क्या आप ऐसे बोलो? ऐसे बयान क्यों देते कि कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा? क्यों, क्या जरूरत है भारत देश में रह के ऐसे बयान देने की? रूही भट्टी जी बताइए। किसने दिया? मैंने दिया। महबूबा मुफ्ती आपके नेता ने दिया? नहीं, मैंने दिया। आपकी नेता ने दिया? मैडम मेरे नेता के पास जाओ, उससे पूछ लीजिए, मुझे अपनी बात करनी है। जब बात है, मतलब एक कार्यकर्ता नेता को ही हड़का रही है कि जाके उससे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। अरे भाई, आप उनकी प्रतिनिधि हैं, आप उनकी स्पोक्सपर्सन हैं, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? नहीं जवाब दे सकती हूँ मैं, एक ही सवाल के जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती भाई? मौजूद सवाल है ये, लॉजिकल सवाल है ये। लॉजिकल सवाल का एक बार जवाब होता तो वो मैंने दे दिया, और जब से भी मैं। चलिए कोई बात नहीं, मत दीजिए। प्रेम शुक्ला जी क्यों जवाब नहीं दे रही है रूही भट्टी जी? प्रेम शुक्ला जी, रूही भट्टी जी क्यों जवाब नहीं दे रही, बताइए। दीजिए पूरा। क्योंकि कोई जवाब बचा नहीं है। नहीं, मुझे जवाब देने, क्योंकि कोई जवाब बचा नहीं है। दीपक साहब बात करने दीजिए। दीपक जवाब होता तो दे देती। आप क्यों भाग जाते हो दीपक साहब? आप क्यों अपनी बात करके भाग जाते हो? मुझे जवाब देने दीजिए। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ जवाब दीजिए कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। इस बयान के लिए हमें खेद है। सुनिए, आप आराम से सुनिए। जैसे बीजेपी वालों को सुनते हो ना, प्लीज मेरा फोन कट गया था। मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, आ रहा हूँ आपके पास, एक कंटिन्यूटी में आता हूँ। जैसे बीजेपी वालों को अच्छे से सुनते हो ना, दोनों कान अच्छे से रखते हो ना, आंख भी खोल के रखते हो, वैसे हमारे टाइम पे भी अच्छे से सुना करो और बीच में मत कूदा पड़ो। सब खुला हुआ है। तिरंगा के बारे में महबूबा मुफ्ती के दिए बयान पर क्या कहेंगी? चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। अभी मेरी बात सुन लो। जैसे आप लोग बोल रहे कि वहां पे बिना किसी सुरक्षा के ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का एक सरपंच होता है ना, उसके पीछे भी ये 5-6 पुलिस वाले होते हैं। उसके घर पे भी वो जहां जाए, वो जहां उठे, वो जहां बैठे, उसके पीछे इतने सुरक्षा है वहां पे। तो ये क्यों एक सरपंच मामूली इंसान पे भी इतना खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, उसको भी इतने सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक मामूली सी वर्कर को भी 5-5, 10-10 पुलिस वाले दे रहे हैं। जो कुछ है नहीं उसको भी 10-10 पुलिस वाले दे रहे। क्यों ऐसा क्यों है? और जो वहां पे युवा है उनके हाथ में कटोरा दे दिया। ये लो, आप भीख मांगो और बाकी जो भी हमारे पैसे हैं, जो हमारी इनकम है, वो हम बीजेपी के वर्करों पे खर्च करेंगे। और जो पढ़े लिखे युवा है उनके हाथ में कटोरा दे दो। आप लोग भीख मांगो प्रेस करने के बाद, उनको रोजगार न देना पड़ता है। कुछ भी जिस बात का सारे ना प्यारे आप बोल रही है, मैंने सुन लिया 40 सेकंड तक। अब मुझे बताइए कश्मीर में 370 हट गई तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तो हजारों उठा के चल रहे थे ना तिरंगा। इस पर क्या कहेंगी रूही भट्टी? माफी मांगेंगी? किसके हाथ में तिरंगा? मैं क्यों माफी मांगू? किसके हाथ में तिरंगा था? बीजेपी का। बीजेपी के झंडा था उनके हाथ में। मैं निकलवाता हूँ तिरंगा यात्रा वाली और आज की तिरंगे वाली तस्वीरें। ठीक है सुरेंद्र राजपूत आप अपनी बात कहिए, फिर प्रेम शुक्ला जी का कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा। वाले तो इसको अपने देश के तिरंगा मानते हैं, अपने झंडे को। इनके सामने कोई देश का झंडा उठाए उसको बोलते नहीं, ये देशभक्त नहीं है। सुरेंद्र भाई, मुझे पीसीआर से अभी कहा जा रहा है कि हमारा वक्त खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली सॉरी, आपका फोन कट गया था। मैं किसी और दिन आपको जो है इसके लिए कंपनसेट करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, रूही भट्टी जी, ललित अंबरदार साहब, सुरेंद्र राजपूत, ऐसे ना हिलाइए साहब। सुरेंद्र भाई नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ऐसा ना करिए सर। जी न्यूज़।